हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में बात करते हैं नियोजन की सीमाएं के बारे में ही। नियोजन की क्या क्या सीमाएं होती है, मैंने इससे पहले आपको बताया है कि नियोजन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग होती है कि किसी चीज़ के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कौन व्यक्ति किस कौन सा कार्य करेगा। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या होती है, प्लानिंग। उसके बाद मैंने बताया आपको प्रोसेस क्या होता है प्लानिंग का। आज मैं नियोजन की सीमाएं मतलब प्लानिंग की लिमिटेशन बता रही हूँ कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारी। तो इसकी लिमिटेशन हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल लिमिटेशन, एक होती है एक्सटर्नल लिमिटेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल लिमिटेशन की। आंतरिक सीमाएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है भविष्य की घटनाओं एवं परिस्थितियों में अनिश्चितता। मतलब हमें पता नहीं होता कि भविष्य में क्या हो क्या ना हो, क्योंकि भविष्य क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या पता हम सोच के चले कि सरकार आने आने वाले टाइम में कोई किसी चीज़ के लिए हमें सब्सिडी दे दे, हम सोच के चलते हैं, मतलब प्लानिंग करके चलते हैं, लेकिन सरकार ने उसकी जगह सब्सिडी देने की जगह हमें हम पे क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। तो हमारी जो प्लानिंग है वो क्या हो गई, फेल हो गई। तो भविष्य की घटनाएं क्यों क्या होती है, अनिश्चित होती हैं, इसलिए क्या है, हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। देखो क्या लिखा हुआ है, नियोजन कभी भी सब टाइम पूर्ण नहीं हो सकता। मतलब पता नहीं होता कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, सिर्फ हम वैसे ही सोच कर चलते हैं कि हाँ ऐसा होगा, क्योंकि यह पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। मतलब हम अनुमान लगा के चलते हैं, और पूर्वानुमान भविष्य की अवांछित घटनाओं के आधार पर लगाया जाता है। मतलब जिन घटनाओं का हमें पता नहीं होता कि होगी या नहीं होगी, बस हम क्या एक एस्टिमेशन लगा के चलते हैं कि हाँ भविष्य में ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या है, भविष्य की घटनाओं एवं परिस्थितियों में अनिश्चितता होती है, इसलिए प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है। सेकंड है सही नियोजन आधारों के निर्धारण में कठिनाई। नियोजन भविष्य की घटनाओं और वातावरण की परिस्थितियों से संबंधित मान्यताओं एवं अनुमानों पर आधारित होता है। मतलब हम अनुमान लगा के चलते हैं, और वातावरण की परिस्थितियों से संबंधित हम मान्यता लगा के चलते हैं कि वातावरण में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बाढ़ भूकंप सब कुछ क्या है, सब कुछ सही होगा। मतलब हम एक तरह से अनुमान लगाते हैं। ये मान्यताएं, ये अनुमान पूर्वानुमान की प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि पूर्वानुमान कोई पूर्ण विज्ञान नहीं होते जिससे भविष्य की शुद्धता का अनुमान लगाया जा सके। इसलिए ऐसी मान्यताएं जो नियोजन पर आधारित होती हैं उनमें प्राय गलती, मतलब जो हम अनुमान लगा के चलते हैं, जो हम मान्यताएं मानकर चलते हैं, वो कभी कभी क्या हो जाती है, झूठी हो जाती है आने वाले टाइम में, क्योंकि हमें पता नहीं होता, क्योंकि वो भविष्य हमारा अनिश्चित होता है। और जो हमारे पूर्वानुमान होते हैं, अनुमान होते हैं, मान्यताएं होती है, वो सब एक तरह से क्या होती है, सिर्फ हम ऐसे एस्टिमेशन लगा के चल सकते हैं, प्रॉपर वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गया आपके। थर्ड पॉइंट है इसमें मनोवैज्ञानिक बाधाएं। प्राय प्रबंधक नियोजन के लिए सर्वमान्य प्रक्रिया का ही अधिकतम प्रयोग करते हैं, जबकि व्यावसायिक वातावरण गतिशील होता है तथा योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यकता अनुसार परिवर्तनों को लागू करना अनिवार्य हो जाता है। अतः प्रबंधक योजनाओं में परिवर्तन को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वीकार नहीं करते। इसके अतिरिक्त श्रम वर्ग भी कार्य को जिस ढंग से करना आरंभ करते हैं भविष्य में भी उसी प्रकार करना पसंद करते हैं और परिवर्तन का विरोध करते हैं। मतलब जैसे हम सोच के चलते हैं कि हम आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी में चेंज कर देंगे, लेकिन जो वर्कर होती है वो क्या है, उस चीज़ का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो शुरू से कार्य कर रहे हैं वो उसी तरीके से कार्य करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। उन्हें अपना चेंज क्या है, चेंज उन्हें करना पसंद नहीं होता। तो इसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, उन परिवर्तनों का विरोध कर देते हैं। यह पूर्णतः सत्य है कि व्यवसायिक संगठन में प्राय नए तरीकों, जैसे नए तरीके से हम उत्पादन करें, नए उत्पाद आ जाए, या नई चीज़ों का हमें उत्पादन करना पड़ जाए, मतलब ये सारी चीज़ों का क्या है, सब लोग विरोध करते हैं, चाहे वो प्रबंधक हो या कर्मचारी हो। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बाधा है, मतलब वो मन में सोच के चलते हैं। ठीक है, इस वजह से भी हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। नीति और कार्यविधियों में लोचहीनता। नियोजन के माध्यम से कार्य करने पर प्रबंधकीय कार्यों में लोचहीनता आती है, जिससे संस्था की सफलता प्रभावित होती है। नियोजन के अंतर्गत प्रत्येक कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है और परिस्थितियों के बदलने पर इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियोजन में केवल छोटे छोटे परिवर्तन संभव है। योजनाओं में बड़ा परिवर्तन करना संस्था के लिए हानि। जो हम नीतियाँ बनाते, कार्यविधियाँ बनाते, योजनाएं बनाते हैं हमारी संगठन के लिए, वो क्या होती है, बहुत लंबे टाइम तक होती है और वो पूरी संस्था पर प्रभाव डालती है। हम क्या है, नियोजन में छोटे छोटे तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े चेंजेस करना क्या होता है, उसमें मुश्किल होता है।
इस वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और हमारा प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है। देखो क्या लिखा हुआ है, परिस्थितियों के बदलने पर इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियोजन में केवल छोटे छोटे परिवर्तन संभव है। योजनाओं में बड़ा परिवर्तन करना संस्था के लिए क्या हो सकता है, हानि हो सकती है संस्था को। अतः नियोजन में विस्तृत परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ दशाओं में संस्था परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभदायक अवसरों को प्राप्त करने में असफल हो जाती है, जिससे क्या संस्था को हानि उठानी पड़ सकती है। फिफ्थ है खर्चीली प्रक्रिया। जैसे हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के लिए हमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, हमें जानना पड़ता है कि क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, सामाजिक वातावरण कैसा है, राजनीतिक वातावरण कैसा है, इन सभी वातावरण की हमें जानकारी लेनी पड़ती है। किस उत्पाद की लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं ताकि हम भी उसका उत्पादन करके लाभ प्राप्त कर सके। बहुत सारी क्या है, हमें सूचनाएं इकट्ठी करनी पड़ती है, जिससे हमारा बहुत सारा पैसा क्या होता है, खर्च होता है। नियोजन एक खर्चीली प्रक्रिया है जिससे संस्था की लागत में वृद्धि होती है। नियोजन की संपूर्ण प्रक्रिया में नियोजनकर्ता को अत्यधिक सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती है और योजनाओं को लागू करने के पश्चात परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण इनमें परिवर्तन भी करना पड़ता है, जिससे अधिकारी पूरा समय सूचनाएं एकत्रित करना व विश्लेषण करने में लगा होता है, जिससे संस्था के खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी होती है। संस्था की बढ़ी हुई लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है। जितनी ज़्यादा वो लागत क्या है, नियोजन में खर्च करेंगे, मतलब मेहनत करेंगे, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, जितनी ज़्यादा वो मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी कॉस्ट आएगी। अगर उनकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो वो क्या है, उत्पाद की कीमत भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिसका प्रभाव हमारे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई। बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं, बहुत सारे विकल्प ऐसे होते हैं जिनसे हमें सेम प्रॉफिट होता है, तो हमें चुनाव करने में बहुत सारी कठिनाई आती है कि हम कौन से विकल्प का चयन करें। किसी भी कार्य को करने के लिए अनेक विकल्प हो सकते हैं और नियोजनकर्ता द्वारा उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। सर्वप्रथम विकल्पों के चयन के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है, जो कि एक कठिन कार्य है। और यदि इस कार्य को पूरा कर भी लिया जाता है तो प्रबंधकों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प को लेकर मतभेद हो जाता है। एक व्यक्ति के अनुसार चयनित विकल्प से, मतलब जैसे बहुत सारे विकल्प हैं, हमने बहुत सारे विकल्पों में से अगर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भी लिया तो सबके लिए सर्वश्रेष्ठ अलग अलग होता है। जैसे सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, किसी को कोई विकल्प अच्छा लगता है, किसी को कोई विकल्प अच्छा लगता है, तो उन बहुत सारे प्रबंधकों में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है कि नहीं ये विकल्प अच्छा है, नहीं ये विकल्प अच्छा है, क्योंकि सब अपने अपने मतलब माइंड से सोचते हैं कि नहीं किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, इसी वजह से क्या हो जाता है, उनमें मतभेद हो जाता है। सेवंथ पॉइंट है पर्याप्त प्रबंधकीय योग्यता का अभाव। नियोजन की विशेषता है कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वर्तमान व भविष्य के बारे में सूचना एकत्रित की जाती है। अतः नियोजन की सफलता के लिए प्रबंधक में कल्पना शक्ति, धैर्य व सही निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए, तथा जिन संस्थाओं के कर्मचारी में पर्याप्त प्रबंधकीय योग्यता का अभाव होता है या ऐसे प्रबंधकों की कमी होती है, वहाँ नियोजन द्वारा सफलतापूर्वक परिणाम प्राप्त नहीं किए। मतलब जितनी ज़्यादा बौद्धिक क्षमता होगी ना प्रबंधकों की, कि हम अपनी प्लानिंग को, जैसे प्लानिंग बनाई उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर प्रबंधक अच्छे मन से, मतलब दिमाग लगा के अपना कार्य करेंगे तो तभी हमारी प्लानिंग सक्सेस होगी। अगर वो दिमाग से कार्य नहीं करेंगे, अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारी प्लानिंग क्या है, फेल हो जाएगी। एट्थ पॉइंट है पहल शक्ति का अभाव। नियोजन से संबंधित संस्थाओं में अधीनस्थ प्रत्येक कार्य योजना के अनुसार करते हैं, अर्थात कार्य को केवल उसी ढंग से किया जाता है जैसे योजनाओं में स्पष्ट है, जिससे अधीनस्थों के स्वयं सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनकी पहल शक्ति का अंत हो जाता है। इस प्रकार नियोजन विचारों को महत्व प्रदान नहीं करता। जैसे सभी के विचार विमर्श होते हैं, एक तो हम विचार विमर्श करके ही मतलब सारा कार्य करें संगठन में, या फिर जो हमने प्लानिंग में लिखा उस तरीके से कार्य करें, तो कर्मचारियों को बोलने का मौका नहीं मिलता, उनकी पहल क्षमता में कमी आती है, उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता, जैसे प्लानिंग में लिख दिया वैसे ही हमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इससे उनकी पहल क्षमता में कमी आती है। उसके बाद आपका 9th पॉइंट है परिवर्तन का विरोध। समस्त कर्मचारियों द्वारा योजनाओं में परिवर्तन का विरोध किया जाता है। प्राय प्रत्येक श्रमिक एक ही विधि द्वारा बार बार कार्य करने से उससे अत्यधिक परिचित हो जाता है। जैसे या तो एक ही ढंग से कार्य करें, या बार बार अगर हमें कार्य करने की तकनीकें बदलनी पड़े, तरीके बदलने पड़े, तो इससे क्या कर्मचारी विरोध करते हैं, वो इस विरोध का मतलब विरोध करते हैं और इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो ये आपके 9 पॉइंट है किसके, आंतरिक सीमाओं के। पहला पॉइंट है भविष्य की घटनाएं अनिश्चित होती है। सेकंड है नियोजन आधारों के निर्धारण में कठिनाई होती है। थर्ड है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। फोर्थ है नीतियों और कार्यविधियों में लोचहीनता।
फिफ्थ है आपका खर्चीली प्रक्रिया है। सिक्स्थ है आपका सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई। सेवन्थ है आपका पर्याप्त प्रबंध के योग्यता का अभाव। एट्थ है आपका पहल शक्ति का अभाव। उसके बाद है आपका परिवर्तन का विरोध, ठीक है। और अब आती है आपकी बाह्य सीमाएं। बाह्य सीमाएं कौन कौन सी है? शीघ्र परिवर्तन की समस्या। देखो, वर्तमान परिस्थितियों में शीघ्र परिवर्तन होना नियोजन के मार्ग में एक जटिल समस्या है। सभी व्यावसायिक इकाइयों का परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होने की क्षमता अलग अलग होती है। विभिन्न तत्वों जैसे लोगों की रुचि, प्राथमिकताओं, विशेष पदार्थ की मांग, प्रतियोगियों की नीतियां, अन्य तत्वों में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। जैसे हमने प्लानिंग बना रखी है कि आने वाले टाइम में जीन्स की ज़्यादा डिमांड होगी, लेकिन जीन्स की डिमांड बढ़ने की जगह कम होगी। तो क्या होगा, एकदम से हमें अपना पूरा जो व्यवसाय है, जो हमारा संगठन, उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो एकदम से परिवर्तन करना क्या हो जाता है? असंभव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो हमने अनुमान लगाए थे लोगों की रुचि का, प्राथमिकताओं का, उनकी मांग का, प्रतियोगियों ने क्या क्या नीतियाँ बनाई है, क्या क्या नियम बनाए हैं, उनका हमने एक तरह से एस्टिमेशन लगाया था, लेकिन वो एस्टिमेशन हमारा कभी कभी फेल हो जाता है और हमें परिवर्तन संगठन में करना एकदम से कठिन हो जाता है, ठीक है। शीघ्र परिवर्तन की समस्या मतलब एकदम से हम उसमें चेंज करना नहीं कर सकते। सेकेंड है सरकार की नीतियों में क्रियाओं में परिवर्तन। सरकार की नीतियों या क्रियाओं में बाह्य वातावरण से संबंधित होती है और इन पर संस्था का नियंत्रण नहीं होता। जैसे संस्था आंतरिक जो अंतर की चीज़ें उन पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाहर की जो सरकार ने नीतियाँ बनाई हैं, नियम बनाए हैं, उनको क्या है, परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे सरकार की कर नीति, उत्पादन नीति, औद्योगिक नीति आदि। ये नीतियाँ व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करती है, इसलिए नियोजनकर्ता द्वारा इन नीतियों व क्रियाओं में परिवर्तन के अनुसार योजनाओं में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। जैसे जैसे सरकार की नीतियाँ नियम बदलेंगे, वैसे वैसे ही नियोजन में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। परंतु कुछ दशाओं में इन क्रियाओं में ऐसा परिवर्तन होता है जिसके अनुसार योजनाओं में परिवर्तन करना नियोजनकर्ता के नियंत्रण से बाहर है। मतलब जैसे हमने सोचा था कि सरकार सब्सिडी देगी हमें, लेकिन सब्सिडी की जगह टैक्स लगा दिया, तो परिवर्तन करना हमारे लिए अपनी प्लानिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस पर हम कंट्रोल भी नहीं रख सकते। आपको पता ही होगा जो इंटरनल लिमिटेशन है इसकी, उन पे हम कंट्रोल रख सकते हैं, जो एक्सटर्नल है, जो संस्था के बाहर है, उन पर हम कंट्रोल नहीं रख सकते। थर्ड पॉइंट है नेचुरल क्लाइमेट्स। नेचुरल क्लाइमेट्स में आपको पता ही होगा, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, चोरी हो गई, हड़ताल हो गई, ये सारी क्या है, नेचुरल क्लाइमेट्स है। मतलब जो प्रकृति से हमें नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद है तकनीकी परिवर्तन। जैसे तकनीकी में कोई चेंज आ गया, ठीक है। उत्पाद की तकनीकों में नए नए परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक व्यवसाय द्वारा बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, मतलब जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे ही हमें अपना क्या है, व्यवसाय में भी परिवर्तन करना पड़ता है। अगर हम तकनीकी के अनुसार अपने व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करते तो हमारा व्यवसाय फेल हो जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है श्रम संघ। कुछ दशाओं में श्रम संघों का व्यवहार नियोजन प्रक्रिया के निर्धारण में बाधा उत्पन्न करता है। वे कई बार अव्यावहारिक मांगे रखते हैं जो कि नियोजन प्रक्रिया को अव्यवस्थित करती है। जैसे मजदूरी बढ़ाना, बोनस देना। मतलब श्रम संघ होते हैं जो संस्था में कार्य कर रहे हैं, कभी कभी वो कहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, कभी कभी कहते हैं बोनस बढ़ा दो, काम की दशाएं, कार्य के तरीके बढ़ा, मतलब अलग अलग तरीके से कार्य करना चाहते हैं, स्वस्थ अच्छा वातावरण मांगते हैं। मतलब कह दे कि हाँ हमें हम तो एसी के नीचे ही काम करना है, ये भी उनकी डिमांड होती है बहुत बार। तो इनकी वजह से भी हमारी प्लानिंग में क्या होती है, रुकावट आती है। उसके बाद आपका सिक्स पॉइंट है प्रतियोगियों की रणनीति। कई बार प्रतियोगियों की फर्में अपने संगठन की योजनाओं के असफल होने की दशा में अपनी रणनीतियों में परिवर्तन कर देती है, जबकि कोई प्रतियोगी फर्म अपना कोई नया उत्पाद बाजार में लाती है या अपने पुराने उत्पाद में कोई परिवर्तन करती है, तो इससे प्रतियोगी फर्म की बिक्री में वृद्धि हो जाती है, जबकि अन्य फर्मों की बिक्री में कमी आ जाती है। मतलब हमें पता नहीं होता कि कोई भी संस्था, जैसे हमने कोई एस्टिमेशन लगा के चला था, कोई नई, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम पेन का उत्पादन कर रहे हैं और हमारी संस्था क्या है, टॉप पे चल रही है, ठीक है। और हमारी संस्था से भी अच्छा कोई पेन बनाने वाली अगर कंपनी आ जाए और वो भी क्या है, अच्छा पेन बनाए और उसकी भी बिक्री एकदम से क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो हमारी डिमांड में कुछ ना कुछ तो कमी आएगी ही, है ना। हमारी संस्था में जो पेन बनाए जा रहे थे उसमें कुछ ना कुछ तो कमी जरूर आएगी, ठीक है। तो हमें पता नहीं होता कि जो बाहर की इकाइयाँ है वो क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, या कोई नई इकाई आ जाए, इससे हमें खतरा होता है, ठीक है। फैशन में परिवर्तन। फैशन में तो आपको पता ही होता है, जैसे उदाहरण के लिए रेडीमेड कपड़ों का प्रयोग बढ़ने से लघु उद्योग और हस्तकला
जैसे पहले क्या होता था, जो हाथ से जो वस्तु बनाई जाती थी ना, जैसे वस्तु कोई भी कपड़ा बनाया जाता था उसकी डिमांड ज़्यादा होती थी, लेकिन अब क्या है, जो मशीन से कपड़ा बनाया जाता है उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो मतलब फैशन में जो जल्दी जल्दी से चेंज हो रहा है, लोगों की रुचि में परिवर्तन हो रहा है, उनकी प्राथमिकताओं में परिवर्तन हो रहा है, इससे भी हमारी प्लानिंग पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है अनिश्चितता, मतलब भविष्य अनिश्चित होता है। ये तो पॉइंट आपने इंटरनल में भी किया था कि हमें पता नहीं होता भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, इसके लिए भी हमें एस्टिमेशन करना पड़ता है, और ये एस्टिमेशन हमारा गलत हो जाता है, जिससे हमारी प्लानिंग भी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो ये एक्सटर्नल में आपने पता है क्या क्या किया है, शीघ्र परिवर्तनों की समस्या। सेकंड आपने किया सरकार की नीतियों व क्रियाओं में परिवर्तन। उसके बाद है प्राकृतिक आपदाएं, फिर तकनीकी परिवर्तन, श्रम संघ, प्रतियोगियों की रणनीतियाँ, फैशन में परिवर्तन, अनिश्चितता। ये 8 पॉइंट आपने किए एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लिमिटेशन के, ठीक है। तो ये आपका लिमिटेशन का टॉपिक हो गया ख़त्म। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।